हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल मंथन ऑनलाइन क्लासेस में। बिहार बोर्ड 10th क्लास में यानी कि 2022 में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज को लेकर हम एक बार फिर हाजिर हुए हैं और ये हमारा टेस्ट सीरीज 6 है, यानी कि 6वां। आज इसमें हम लोग लगभग 50 प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बिना देर करते हुए बढ़ते हैं हम लोग आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा पहला प्रश्न कहता है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई। लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि दास कैपिटल के लेखक कौन है। दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। किसने लिखी थी दास कैपिटल? तो कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा कहता है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो ये लगभग 1861 ईस्वी के करीब में हुआ था, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि जनेवा समझौता कब हुआ। जनेवा समझौता कब हुआ? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1954 ईस्वी में जनेवा समझौता हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा कहता है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1907 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। रंपा विद्रोह कब हुआ? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 1916 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि स्पिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। स्पिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1970 ईस्वी में स्पिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। यानी कि मतलब कौन सा ऐसा स्वरूप था जिसको ज़्यादा विकसित किया या प्रभावित किया? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, शहरीकरण। यानी कि ग्रामीणों को स्वरूप देकर शहर में बदल दिया और औद्योगिकरण ने ही इसको बदला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो आपका हो जाएगा 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया। भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, पुर्तगालियों ने, क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेल्जियम। कौन सा राष्ट्र है? तो आपका हो जाएगा बेल्जियम। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अलगाववाद। यानी कि अगर आप क्षेत्रवाद की भावना से यानी कि अलग रहेंगे तो आपका अलग अलगाव भाव, यानी कि आपको उस क्षेत्र में कोई मदद नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि मैक्सिको ओलंपिक का आयोजन किस वर्ष हुआ। मैक्सिको ओलंपिक का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1968 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भारत में संविधान की 8वीं सूची के अनुसार कितनी भाषाएं को मान्यता प्राप्त है, यानी कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त दी गई है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22, यानी कि टोटल 22 भाषा को मान्यता दी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, यानी कि बिहार में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं वो किस स्तरीय की है? 1 2 3 4, ठीक है, इन चारों में से कोई एक सही है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 स्तरीय संस्था है। कितनी स्तरीय संस्था है? 3 स्तरीय संस्था है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें बहुदलीय, मतलब एक से ज़्यादा दल उसमें है ही नहीं? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, यानी कि किसी एक ही दल का नेता ही चुना जाएगा और कई दल के नेता चुनकर एक देश को नहीं चलाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा मतलब बहुदलीय व्यवस्था नहीं वाला देश जो है वो हो गया आपका ब्रिटेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण कब हुआ? यानी कह रहा है ना कि बांग्लादेश नामक नए देश का निर्माण कब हुआ? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, ठीक है। अगला देखते हैं, सेम क्वेश्चन यहाँ भी है, तो इसका भी कह रहा है कि कब हुआ? तो आपका वही सेम ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ था 1971 में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भारतीय लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र है, यानी किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। क्या हो जाएगा? भारत लोकतंत्र जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ सफल लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोकतंत्र एक के संविधान को नहीं मानते हैं, इसलिए क्या होगा? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? यानी कि कितनी प्रतिशत थी? तो हो जाएगा आपका लगभग 10%, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, राजस्थान से शुरू हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, उद्योग, ठीक है। उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, और पहले क्षेत्र को हो जाएगा आपका कृषि, और तीसरा क्षेत्र हो जाएगा आपका सेवा का क्षेत्र, और दूसरा हो जाएगा आपका उद्योग, ठीक है। तो यानी कि प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा आपका कृषि, द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा आपका उद्योग, और तृतीय क्षेत्र हो जाएगा आपका सेवा का क्षेत्र, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि नीति योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? यानी कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? यानी कि भारत का वो कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोवा, क्योंकि गोवा की जनसंख्या बहुत ही कम है और वहाँ की आमदनी बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए वहाँ की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विकसित देश कहलाता है, जैसे कि अमेरिका, चाइना इत्यादि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सी मुद्रा एक आधुनिक रूप नहीं है? यानी कि कौन सा ऐसा मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वस्तु मुद्रा। यानी कि हालांकि सबसे पहले वस्तु मुद्रा का ही चलन था, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली, एक वस्तुओं को देकर दूसरी वस्तु प्राप्त की जाती थी, और बाकी जो दिया गया है वो सब आधुनिक मुद्रा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? आजकल मुद्रा का सबसे ज़्यादा प्रचलन में कौन सा है? तो हो जाएगा आपका पत्र मुद्रा, यानी कि नोट। जो नोट होते हैं वो सबसे ज़्यादा अधिक प्रचलन में है, लोग इसे कैरी करना पसंद करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी कि व्यावसायिक बैंक को भी शामिल किया जाता है,
सहकारी साख समितियाँ और बीमा कंपनियाँ। इससे ये मालूम चलता है कि आपकी टोटल कितने रुपए की बिक्री हुई है या कितने रुपए के लोगों ने पॉलिसी ली है, इससे वित्तीय संस्थाओं को लाभ मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? यानी कि जितने भी बैंक थे प्राइवेट, उनको सरकारी या सरकार द्वारा मान्यता कब दी गई थी? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1969 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दो प्रकार में या दो भागों में बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? यानी कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन किस देश में शुरू हुई थी? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, इंग्लैंड में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? यानी कि ऐसा कौन सा प्राकृतिक संसाधन है जो बहुत ही कम मात्रा या नगण्य मात्रा में है? तो वो हो जाएगा आपका खनिज तेल। सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से बनती है जो कभी समाप्त नहीं होगी। हवा जो मिश्रित होती है वो भी कभी समाप्त नहीं होने वाली है। पानी, हालांकि पृथ्वी पर 75% पानी है जो कभी समाप्त नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, जिसका भंडार सीमित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है या स्थित है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, सतलुज नदी पर ये क्या है, बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, रेगुर मृदा। क्या कहते हैं? रेगुर मृदा, यानी कि काली मिट्टी को दूसरा नाम दिया जाता है रेगुर मृदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, तारापुर में। कहाँ है? तारापुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के किस राज्य में सोपानी यानी कि सीढ़ी नुमा खेती प्रचलित है? यानी कि भारत के किस राज्य में सीढ़ी नुमा खेती की जाती है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ों में बसता है, इसलिए यहाँ पे सीढ़ी नुमा खेती ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन में चाय की खेती बहुत ही ज़्यादा की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि उत्तर भारत के मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कानपुर को। ठीक है, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो चूना पत्थर का उपयोग जो होता है वो सीमेंट के उद्योग में होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? यानी कि भारत में जितने भी पक्की सड़कें हैं उसकी दृष्टि के अनुसार मतलब वो कौन सा राज्य है जो पहले नंबर पे है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। कौन सा हो जाएगा राज्य? महाराष्ट्र में पक्की सड़कों की लंबाई सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छित है? वनाच्छित मतलब है वन लगे हुए हैं, यानी कि जंगल है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका लगभग 7.1% भाग वनों से भरा हुआ है, ढका हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि कांवर झील स्थित है। कांवर झील कहाँ है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय जिले में। कहाँ है? बेगूसराय जिले में कांवर झील स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि हैस्यूर विधि से अधिक ढलुआ वाला भाग कैसे दिखता है? हैस्यूर विधि से अधिक ढालुओं वाला भाग कैसे दिखता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सफ़ेद कलर में दिखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्न में से कौन
प्राकृतिक आपदा है? निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भूकंप। आग लगना, बम विस्फोट या रासायनिक दुर्घटना, ये क्या है? मानव जनित आपदा है, ठीक है। और भूकंप एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सुनामी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि समुद्र में सुनामी आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि बिहार की किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? निम्न में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो हालांकि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ये जितने भी ऑप्शन में दिए गए ये क्या है? मानव जनित आपदा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? ये किसके द्वारा कहा गया है? तो हो जाएगा आपका ए, नेपोलियन के द्वारा यह बात कही गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा कहता है कि गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? गीजो कहाँ का प्रधानमंत्री था? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि वो फ्रांस का प्रधानमंत्री था। तो दोस्तों आज का हमारा 50 क्वेश्चनों का टेस्ट सीरीज 6 यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे हम अब अगले वीडियो में एक नए यानी कि टेस्ट सीरीज को लेकर हाजिर होंगे, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।